नमस्कार। दुनिया भर की खबरों को समेटे खबर दुनिया की लेकर हाजिर हैं हम। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 7वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली का दौरा करेंगे पीएम मोदी। सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। औपचारिक रूप से भारत को सौंपी जाएगी G20 समूह की अध्यक्षता। यूक्रेनी शहर खेरसोन से रूसी सेना ने शुरू की वापसी। यूक्रेन ने कहा रूस पर नहीं था भागने के अलावा कोई चारा। अमेरिका ने कहा मोर्चे पर वास्तविक चुनौतियों का सामना कर रहा है रूस, जारी रहेगी सैन्य सहायता। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव की मतगणना में सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच कांटे की टक्कर। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन को बढ़त, लेकिन नहीं मिली उम्मीद के अनुसार कामयाबी। राष्ट्रपति बाइडेन ने नतीजों को बताया लोकतंत्र के लिए अच्छा। इंडोनेशिया में स्टेडियम भगदड़ और दंगा मामले की जांच की मांग को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दोहराई मांग। फुटबॉल मैच के बाद हुई भगदड़ और दंगे में 135 लोगों की हुई थी मौत। अफगान महिलाओं पर तालिबान की एक और पाबंदी। राजधानी काबुल के पार्कों में महिलाओं के जाने पर लगाई रोक। कहा पार्कों में नहीं हो रहा था धार्मिक दिशा निर्देशों का पालन। नए फरमान से अफगान महिलाओं के सार्वजनिक जीवन से और अधिक अलग थलग होने की आशंका। और सबसे पहले देखते हैं एशिया का आईना। पीएम मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली की यात्रा करेंगे। पीएम बाली में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में पीएम G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अन्य देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह इंडोनेशिया के दौरे पर बाली जाएंगे। 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है। G20 सम्मेलन में 3 कार्यकारी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल लेन देन शामिल है। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अन्य देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। भारत 1 दिसंबर से G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। Prime Minister will be visiting Bali, Indonesia from November 14th to November 16th to attend the 17th G20 summit. 3 working sessions will be held as part of the G20 summit agenda, as you know. Food and energy security is one, health is the other, and finally digital transformation. ब्रिटेन की कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और हथियारों के सौदे में आरोपी बिचौलिए संजय भंडारी को झटका देते हुए उनकी अपीलों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि भारत नीरव मोदी के साथ साथ अन्य आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा ताकि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। कि ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने कल नीरव मोदी जी के एक्सट्रेडिशन के खिलाफ अपील को खारिज कर दी थी। हम इस कदम का स्वागत करते हैं और उसे और अन्य आर्थिक भगोड़ों को भारत में न्याय का सामने करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। इसी तरह हमने भंडारी का भी केस के बारे में देखा है कि वहाँ एक दूसरे न्यायालय ने हम उनके एक्सट्रेडिशन के बारे में पॉजिटिव एक रूलिंग दी है और इसके बाद कुछ और स्टेप्स हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा वहाँ पे भी
कि हम लोग लगातार इस इशू पर नज़र बनाए हुए हैं, कोशिश हमारी जारी रहती है। मालदीव के माले में रिहायशी इमारत में आग लगने की घटना में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया की जा रही है और माली स्थित उच्चायोग प्रभावित भारतीयों और उनके परिवारों की हर संभव मदद कर रहा है। Fire broke out in a residential building for foreign workers. Some versions say that there was a garage nearby or in the building. We're looking at the details. This building housed foreign workers, including Indian citizens. There are reports of a number of deaths due to the fire. As I walked in, I saw that our High Commission there has clarified that local authorities have indicated at least 10 bodies have been found. Local authorities are engaged in identifying the dead bodies. Our High Commission is in close contact with the Maldivian authorities at various levels. And of course, our High Commission is extending all possible assistance to the affected Indians and their families. इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 पर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए हमेशा जरूरी कदम उठाती है और अपने हितों की रक्षा करती है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के माले में हुई आग की दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट में कहा कि भारतीय उच्चायोग प्रभावित परिवारों के संपर्क में है और हताहत भारतीयों के बारे में जानकारी ले रहा है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने फोन कर दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। उच्चायोग इस मामले में मालदीव के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 में भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मैंग्रोव यानी वन और वनस्पति संरक्षण संबंधी गठबंधन में शामिल हो गया है। इस गठबंधन में शामिल होने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका सहित पहले 5 देशों में है। गठबंधन में शामिल होने के बाद भारत ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वनों की कटाई रोकने और वन संरक्षण पर मिलकर काम करने का आह्वान किया है। मैंग्रोव जलवायु संबंधी एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो वनों से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और इसके विस्तार में तेजी लाने का प्रयास करता है। ये गठबंधन प्रकृति के अनुरूप जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के समाधान के रूप में वैश्विक जागरूकता बढ़ाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने महिलाओं पर एक और पाबंदी लगा दी है। राजधानी काबुल में महिलाओं के पार्कों में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तालिबान के एक प्रवक्ता के अनुसार पार्कों में इस्लामी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था, इसीलिए पार्कों में महिलाओं का प्रवेश बंद करने को कहा गया है। तालिबान के इस कदम से अफगानिस्तान के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के और अधिक अलग थलग पड़ने की आशंका है। खबर चीन से। चीन में कोरोना के कहर के चलते कड़े प्रतिबंध जारी हैं। मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि चीन में सामने आ रहे कोरोना के नए मामलों में से अधिकतर ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है। कोरोना महामारी का प्रभाव का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है और जिसकी वजह माना जा रहा है चीन की जीरो कोविड नीति को। कैसे, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दुनिया के हिस्सों में कोविड के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन चीन पर महामारी का कहर बना हुआ है। राजधानी बीजिंग सहित कई शहरों में संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिनसे आम लोगों की जिंदगी थम कर रह गई है। गुरुवार को बीजिंग के बहुत से इलाकों में लोग कोरोना जांच के लिए लाइनों में खड़े नजर आए। दरअसल चीन में सामने आ रहे कोरोना के नए मामलों में से अधिकतर ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है। ऐसे में प्रशासन सामान्य स्वास्थ्य वाले लोगों को भी शक की नजर से देखकर आक्रामक रफ्तार से लगातार कोरोना जांच कर रहा है। साथ ही लोगों के लिए एक शहर से दूसरे शहर आने जाने पर अनिवार्य क्वारंटीन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। महामारी के कारण यात्रा करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब आप गांव जाते हैं या बीजिंग वापस आते हैं तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ता है। इसलिए मैं 2 महीने से अपने गृहनगर वापस नहीं जा सका हूँ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बीजिंग के अधिकतर हिस्सों में लोगों के लिए लगभग रोजाना कोविड जांच अनिवार्य कर दी गई है। जहां कहीं कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं तालाबंदी की जा रही है। इसकी वजह से नौकरी पेशा लोगों को परेशानी हो रही है। जिस बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ वह अब बंद है।
हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हम अब एक अलग जगह पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी का प्रभाव असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। कई देशों ने महामारी के साथ रहने का ढंग अपना लिया है और सामान्य जीवन पटरी पर लौट आया है, लेकिन चीन अपनी जीरो कोविड नीति को प्राथमिकता दे रहा है। इस वजह से किसी क्षेत्र में एक भी मामले का पता चलने पर सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जनता में असंतोष के बावजूद राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस जीरो कोविड नीति को सार्वजनिक रूप से सराह चुके हैं। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा क्षेत्र के कुंजुरुहान स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले में भगदड़ और दंगे के दौरान पुलिस के एक्शन पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस के आंसू गैस छोड़ने से हालात बिगड़े थे। प्रदर्शनकारी अब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। इंडोनेशिया में अपने प्रियजनों की तस्वीर हाथों में उठाए ये हजारों लोग इंसाफ मांगने निकले हैं। 1 अक्टूबर को ईस्ट जावा क्षेत्र के कंजुरुहान स्टेडियम में एक फुटबॉल मैच के बाद हुई भगदड़ और दंगों के मामले में इंसाफ। इस घटना में 135 दर्शकों की मौत हो गई थी। इन लोगों की मांग है कि इस घटना से निपटने में पुलिस द्वारा की गई लापरवाही और कार्यशैली की जांच की जाए। लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि दर्जनों पुलिस वालों से पूछताछ के बाद केवल कुछ पुलिस वालों को ही इस घटना का आरोपी बनाया जा रहा है। जांच के दौरान दर्जनों पुलिस वालों से सवाल जवाब किए गए, लेकिन केवल 3 को संदिग्ध माना गया। आला अधिकारी और इस घटना के सबसे अधिक जिम्मेदार को तो कानून ने छुआ तक नहीं। ध्यान रहे कि अरेमा फुटबॉल क्लब और परसेबया सुरबया के बीच फुटबॉल मैच के दौरान करीब 42,000 दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे। मैच में अरेमा फुटबॉल क्लब हार गया। जैसे ही रेफरी ने जीत के लिए फाइनल विसल बजाई, अरेमा के फैंस मैदान पर आ गए। फैंस ने बोतल और दूसरे सामान प्लेयर्स और फुटबॉल अधिकारियों पर फेंकने शुरू कर दिए। मामले को संभालने के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा। नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद फैंस पैनिक कर गए और एग्जिट गेट की तरफ भागने लगे। इससे भगदड़ मच गई। बाद में पुलिस के इस एक्शन पर सवाल उठे और इंडोनेशिया के मानव अधिकार आयोग ने भी पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जाने को घटना की वजह करार दिया। भारी भीड़ के बीच स्टेडियम में लगभग 45 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़ने की किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। अब लोगों की मांग है कि इसमें शामिल पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। और अब अमेरिकाना। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन की पार्टियों के बीच इनमें कड़ा मुकाबला दिखा रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के अलावा 2024 में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी 2024 चुनाव को लेकर जल्द ही अहम ऐलान करने की बात कह चुके हैं। ताजा चुनाव नतीजों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को भी 2024 की उम्मीदवारी के लिए ऊर्जा देने का काम किया है। देखते हैं खास रिपोर्ट। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजे भले ही राष्ट्रपति बाइडेन के भविष्य का फैसला नहीं कर रहे हों, लेकिन उनकी सरकार के एजेंडों की दिशा और दशा जरूर तय कर देगी। ताजा नतीजों से कांग्रेस पर दबदबे के लिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन की पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। हालांकि मतगणना के बीच रिपब्लिकन पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा में बहुमत के काफी करीब पहुंचते दिख रहे हैं, लेकिन सीनेट के लिए कांटे की टक्कर जारी है। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदों को झटका देते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने कई जगहों पर कड़े मुकाबले में आश्चर्यजनक रूप से ताकत दिखाई। सीनेट की अहम सीट पेंसिल्वेनिया को डेमोक्रेट ने अपने नाम कर लिया है, लेकिन बाकी 2 सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी बना हुआ है, जिसमें से एक सीट ऐसी है इस पर चुनाव अगले महीने तक खींचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सर्वे में रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनाव में भारी बढ़त दिखाई गई है, लेकिन नतीजों में रिपब्लिकन की लहर नहीं दिखी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्यावधि चुनाव को लोकतंत्र के लिए अच्छा दिन करार देते हुए रिपब्लिकन पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि रेड वेव का असर दिखाई नहीं दिया। हम अभी तक सभी परिणामों को नहीं जानते हैं, जबकि प्रेस और राजनीतिक पंडित विशाल रेड वेव की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। हमें कुछ सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। हम पिछले 40 साल में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के पहले मध्यावधि चुनाव की तुलना में प्रतिनिधि सभा में कम सीटें हारे।
मतदाताओं ने स्पष्ट अचूक संदेश भेजा कि वे हमारे लोकतंत्र को संरक्षित करना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के अलावा 2024 में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी 2024 चुनाव को लेकर जल्द ही अहम ऐलान करने की बात कह चुके हैं। ताजा चुनाव नतीजों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को भी 2024 की उम्मीदवारी के लिए ऊर्जा देने का काम किया है, लेकिन बाइडेन ने अंतिम फैसला 2023 के लिए छोड़ दिया। फिर से चुनाव लड़ने के संबंध में मैं घोषणा करता हूं कि मेरा विचार फिर से चुनाव लड़ने का है, लेकिन मैं किस्मत पर भरोसा करता हूं और अंतिम फैसला परिवार का होगा। अमेरिका के सभी नागरिक भी चाहते हैं कि वह फिर से चुनाव लड़े। उन्हें इस पर अंतिम फैसला लेने में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है। मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रदर्शन ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि महंगाई दर के बढ़ने और राष्ट्रपति जो बाइडेन की घटती लोकप्रियता से चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा। डेमोक्रेट्स के लिए खुश होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जॉन फेटरमैन ने रिपब्लिकन नियंत्रित सीनेट को जीतकर अपने नाम कर लिया। यह सदन पर नियंत्रण बनाए रखने की पार्टी की उम्मीदों की एकमात्र जरिया था। इस बीच प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स ने वर्जीनिया से कंसास से लेकर रोड आइलैंड तक के जिलों में सीट बरकरार रखी, जबकि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में कई जिलों में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। उधर गवर्नर की दौड़ में भी कई जगह डेमोक्रेट्स सफल रहे। विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में उन्हें जीत मिली। इन शहरों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बाइडेन की 2020 की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ने फ्लोरिडा, टेक्सास और जॉर्जिया में गवर्नर पद की दौड़ में जीत हासिल की थी, जहां 2 साल पहले बाइडेन को मामूली अंतर से जीत हासिल हुई थी। दरअसल इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इतिहास फिर से दोहरा रहा है, क्योंकि अमेरिका में यह परंपरा रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति को पहले कार्यकाल में होने वाले मध्यावधि चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अब देखते हैं यूरोप इन दिनों। रूस यूक्रेन युद्ध में 8 माह बाद एक बड़ा मोड़ आता दिखा, जब खेरसौन से रूसी सैनिकों की वापसी शुरू हुई। रूसी सेना के पीछे हटने से पश्चिमी देश उत्साहित हैं, क्योंकि रूसी सेना के वहां से वापसी के फैसले को एक मोर्चे पर हथियार डालने जैसा समझा जा रहा है। इसकी वजह यह भी है कि खेरसौन एकमात्र यूक्रेनी प्रांतीय राजधानी है जिस पर रूस का कब्जा हो पाया था। खेरसौन शहर रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के लगभग 8 माह बाद ये वो पल है जो शायद इस लड़ाई में अब तक के सबसे बड़े मोड़ का संकेत है। यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर ने रूसी रक्षा मंत्री के सामने प्रस्ताव रखा कि खेरसौन से सेना वापस बुला ली जाए। रक्षा मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और रूसी कमांडर ने आदेश जारी कर दिया। मैं जानता हूं कि यह बहुत कठिन निर्णय है, लेकिन ऐसा करके हम अपने सैनिकों की जिंदगियां बचाएंगे और हमारी समग्र युद्ध क्षमता भी बर्बाद होने से बचेगी। यहां से हटे सैनिकों को हम अन्य मोर्चों पर तैनात कर सकेंगे। खेरसौन से रूस का सैनिकों को वापस बुलाना कई वजहों से अहम है। दरअसल खेरसौन एकमात्र यूक्रेनी प्रांतीय राजधानी है जिस पर रूस का कब्जा हो पाया था। इतना ही नहीं, यही एकमात्र बड़ा शहर है जिस पर रूसी सेना युद्ध शुरू होने के बाद पूरी तरह से कब्जा कर पाई थी। युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस की इस शहर पर नजर थी। हालांकि फिलहाल यूक्रेनी सेना ने इस शहर को चारों तरफ से घेर रखा है और रूसी सेना के लिए आपूर्ति मुश्किल बना दी है। ऐसे में रूसी सेना का वहां से वापसी का फैसला एक मोर्चे पर हथियार डालने जैसा है। हालांकि इस घोषणा पर यूक्रेन की प्रतिक्रिया सतर्कता भरी और नपीतुली है। हम बिना भावनाओं में बहे, बिना अनावश्यक जोखिम उठाए और बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी पूरी भूमि की मुक्ति के लिए और कम से कम नुकसान को सुनिश्चित करते हुए बढ़ रहे हैं। इस तरह हम खेरसौन, काखोवका, डोनेट्स और हमारे अन्य शहरों की मुक्ति सुनिश्चित करेंगे। वैसे रूसी सेना के खेरसौन से पीछे हटने के ऐलान से पश्चिमी देश काफी उत्साहित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घटनाक्रम को इस बात का संकेत बताया कि रूस को मोर्चों पर वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बाइडेन ने इस बात को रेखांकित किया कि रूस ने सेना वापस बुलाने की घोषणा अमेरिकी संसद के मिड टर्म चुनाव के संपन्न होने के बाद की।
उन्होंने कहा कि यूक्रेन द्वारा अमेरिका से बहुत तरह की सैन्य मदद मांगी गई है, लेकिन उनमें से वो सोच समझकर ही सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने हमसे लड़ाकू विमान मांगे थे, लेकिन हमने इनकार कर दिया क्योंकि ऐसा करने से महायुद्ध जैसे हालात बन सकते थे। अमेरिका और रूस के लड़ाकू विमानों में टकराव होता। हाँ, हम यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए सैन्य सहायता जरूर देते रहेंगे। गौरतलब है कि खेरसोन शहर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी सीमाएं क्रीमिया से लगी हुई हैं। ये जगह रूस को काला सागर तक जमीनी रास्ता मुहैया कराती है। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन की सेनाएं अगर इस क्षेत्र में आक्रामक रहती हैं, तो फिर रूस एक बड़ी जीत से वंचित हो जाएगा। इस तरह की लड़ाई यूक्रेन को क्रीमिया के करीब ले आएगी, जिसे रूस अपने लिए रणनीतिक तौर पर बहुत जरूरी मानता है। एक मोर्चे से रूसी सेना भले ही पीछे हट रही हो, लेकिन यूक्रेन युद्ध की लपटें अन्य मोर्चों पर वैसे ही भड़की हुई हैं। अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने दावा किया कि यूक्रेनी जंग में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं या जख्मी हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन का भी इतना ही जानी नुकसान हुआ है। अमेरिका के शीर्ष फौजी अधिकारी के ये आंकड़े यूक्रेन युद्ध को लेकर विश्वसनीय आकलन माने जा सकते हैं। अमेरिकी जनरल ने कहा कि ये युद्ध बातचीत से ही खत्म हो सकता है। रूस या यूक्रेन ये जंग सैन्य तरीके से नहीं जीत सकते। यूरोपीय आयोग ने सदस्य देशों के बीच सशस्त्र बलों को सीमा के पार तेजी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के साथ साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की अनुमति संबंधित एक प्रस्ताव रखा है। रोम में आयोजित साइबर रक्षा सम्मेलन में नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने यूरोपीय देशों को साइबर स्पेस से बढ़ते खतरे की चेतावनी दी। यूरोपीय संघ के मुताबिक दुनिया में हर 11 सेकंड में एक साइबर हमला होता है, जिससे यूरोपीय देशों को हर साल करोड़ों यूरो का नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए प्रस्ताव के जरिए बनने वाला कानून न केवल हमलों को कम करेगा, बल्कि ईयू के देशों के लिए अभेद्य सुरक्षा का भी काम करेगा। आए दिन दुनिया भर में हो रहे साइबर हमलों ने तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी है। किसी भी देश के लिए साइबर हमले का परिणाम दूरगामी होता है, इसलिए हर कोई अपने आप को बचाने के लिए एक अभेद कवच की तलाश में रहता है। ऐसा ही प्रस्ताव यूरोपीय आयोग ने सदस्य देशों के बीच रखा, जिससे कि सशस्त्र बलों को सीमा के पार तेजी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के साथ साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की अनुमति मिल सके। यूरोपीय देशों के लिए ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले 8 महीनों से जारी यूक्रेन रूस के बीच अनगिनत साइबर हमलों को अंजाम दिया गया। आयोग द्वारा प्रस्तावित सैन्य गतिशीलता पर कार्य योजना का मकसद यूरोपीय संघ के देशों और उनके सहयोगियों को सैनिकों और उपकरणों को अधिक कुशलता से आने जाने, संरक्षित बुनियादी ढांचे की दिशा में काम करने के अलावा नाटो के साथ सहयोग को मजबूत करने में मदद करना है। यूक्रेन पर रूसी हमला हमारे बुनियादी ढांचे के रणनीतिक हिस्से पर हालिया साइबर हमले को देखकर लगता है कि हम सभी के लिए जागने का वक्त है। हमें अपनी रक्षा करने की अपनी क्षमता को और सुदृढ़ करना चाहिए। रोम में आयोजित साइबर रक्षा सम्मेलन में नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने यूरोपीय देशों को साइबर स्पेस के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में यूक्रेन के खिलाफ ऐसे मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई। नाटो लंबे समय से साइबर खतरे को गंभीरता से लेता आया है। हमने साइबर हमलों से बचाव के लिए कई अहम कदम भी उठाए हैं, क्योंकि यह हमारी सामूहिक रक्षा की कुंजी है। यूरोपीय संघ के मुताबिक दुनिया में हर 11 सेकंड में एक साइबर हमला होता है, जिससे यूरोपीय देशों को हर साल करोड़ों यूरो का नुकसान उठाना पड़ता है। यूरोपीय संघ के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद साइबर हमले में तेजी आई है, इसलिए प्रस्ताव के जरिए बनने वाला कानून न केवल हमलों को कम करेगा, बल्कि ईयू के देशों के लिए अभेद सुरक्षा का काम करेगा। इतना ही नहीं, ये प्रस्ताव न सिर्फ उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि इससे डेटा और गोपनीयता सुरक्षा में भी सुधार होगा। इसके साथ ही खबर दुनिया की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।